काम करना है तो जैसे भी स्ट्रगल हो या जो भी अपॉर्चुनिटी आए, कंसिस्टेंसी इज द की। आपने बताया कि भी कंसिस्टेंसी लगे रहना है। आपकी फील्ड से भी समझ सकते हैं और हर फील्ड के लिए ये बात बोली जाती है इस लाइव सेशन में कि कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आप बहुत पीछे चले जाते हो और आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे होने के साथ में हम अपना ध्यान अच्छे से रखें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नवरात्रों में भी और हर समय। तो उसी के साथ में इसी अच्छे थॉट के साथ में और अच्छे सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के साथ में और सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट के साथ में आज जिस जर्नी को हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर श्रुति पुरोहित। और डॉक्टर श्रुति पुरोहित से जानेंगे कि वो कैसे इस डॉक्टर की जर्नी में आई, क्यों आई, क्या क्या चैलेंजेस है बीइंग अ डॉक्टर, क्या क्या एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्टर बनना चाहता है या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर हम का काम उसी को साझे तो डॉक्टर से ही जानते हैं कि हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं और उनको बचाए रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस एंड मेजर्स हमें लेने चाहिए। तो बात करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं गुड आप? आफ्टरनून। बस ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट टाइम लाइव के लिए दिया। यू वेलकम। तो मैम जैसे कि हम आपकी स्टोरी और फीड में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से हम जान सकते हैं कि आप डॉक्टर हैं और हमारे दांतों का, हम सबके दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो उस जर्नी में जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन है श्रुति पुरोहित और कैसे ये श्रुति पुरोहित से डॉक्टर श्रुति पुरोहित की जर्नी रही, ये हम जानना चाहेंगे। मैं एक्चुअली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने मतलब मेरा शुरू से ही हेल्थ केयर वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहा है। एंड मेरी ग्रैंड मदर का एक सपना था कि हमारे फैमिली में एक डॉक्टर हो। तो जैसे पीएमटी एग्जाम्स रहता था, अभी तो नीट एग्जाम हो गया है मेडिकल के लिए, पहले पीएमटी एग्जाम रहता था, तो उसके लिए मैंने एंट्रेंस दिया। एंड फिर उसको क्लियर करने के बाद 2005 में मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ एंड मैंने बीडीएस में एडमिशन लिया अपना। तो फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रहना था, थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मोदी नगर में मेरे को एडमिशन मिला, बिकॉज आप जानते ही होंगे मेडिकल एडमिशंस आसान नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। जी, जहां मिलेगा वहां पे अपने को लेना ही पड़ता है। तो 2005 में मैंने स्टार्ट किया एंड 2011 में मेरा बीडीएस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, मतलब 2010 टू 2011 ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मैंने प्रिपरेशन किया अपने एमडीएस एग्जाम्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है अपना बीडीएस के बाद, जिसमें मेरे को सर्जरी में, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में सीट मिला और वो चेन्नई में मिला। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं दिल्ली से चेन्नई जाऊं, बिकॉज फूड भी डिफरेंट, देन सेकेंडली लैंग्वेज का प्रॉब्लम, एंड घर से बहुत दूर, जिसमें मतलब आई थिंक 3 इयर्स के एमडीएस में मैं 3 या 4 बार घर आई होंगी। एंड दिल्ली चेन्नई टोटली डिफरेंट, पर ठीक है, टाइम निकाला, 3 साल वहां पे एमडीएस किया। एंड आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ माय एमडीएस I got married in 2014, and in 2004 my husband is also oral and maxillofacial surgeon, and 2014 में मैंने अपना मैक्सिलोफेशियल एक क्लिनिक और एक मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिकल सेंटर खोला मुंबई में। सो आई गॉट सेटल्ड इन मुंबई। सो आवर फर्स्ट क्लिनिक which we opened was in Andheri, Mumbai, and then उसके बाद हमने एक सीबीसीटी सेंटर भी खोला, दैट वाज इन मलाड। एंड बस फिर उसके कंसल्टेशंस भी चलती रही। 2015 में आई गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। तो मेरा एक बेटा है, अभी 8 इयर्स का है। एंड उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मदरहुड के बाद दोनों चीजें, करियर एंड ये मैनेज, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैंने घर के पास क्लिनिक खोला 2017 में। एंड उसके बाद तो बस मेरी मदर इन लॉ है घर पे, सो शी टेक केयर ऑफ हिम, एंड मेरे को ऐसे आज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं रही। एंड फिर उसके बाद 2019 में हमने एक इम्प्लांट सेंटर खोला। तो अभी हमारे 3 क्लिनिक्स हैं, एक अंधेरी में है, कांदीवली में, एंड एक ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। सो एक खाली इम्प्लांट सेंटर है जिसमें हम
खाली इम्प्लांट्स, मोस्टली इम्प्लांट प्रैक्टिस करते हैं, जनरल डेंटिस्ट्री नहीं करते। तो ऐसा है, ऐसी जर्नी रही है। एंड कंसल्टेशन साथ में रहती हैं। अभी मैं आईडीए की भी कमिटी मेंबर में हूँ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन की, मुंबई में। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और मुझे लगता है कि आपसे न केवल हम डॉक्टर्स के दांतों की केयर के बारे में पूछ सकते हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के बारे में भी एक गाइडेंस आप बन सकती हैं, जिसमें जो कहते हैं ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने घर को छोड़ करके जाते हैं और इस तरीके का स्ट्रगल करते हैं। तो अगर हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जिसमें होगा कि अगर किसी को इस बीडीएस लाइन में जाना है, अगर आपको रोल मॉडल मान के अगर कोई और भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को बीडीएस में डालना चाहते हैं या डॉक्टर फील्ड में डालना चाहते हैं, तो कैसे कैसे आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं? अगर आपको कोई अगर आप गाइड करना चाहें कि 10+2 में साइंस, ये कॉमन बात है जो सबको पता होती है। बायोलॉजी। हम्म, एंड अभी तो पहले वो केएमटी एग्जाम होता था, बट अभी नीट एग्जाम, दैट्स अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। स्नेहा वो ओके, एक मिनट। अभी हमारा पहले वो हमारा नीट, पहले पीएमटी एग्जाम होता था और अभी नीट एग्जाम है। तो नीट एग्जाम एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको 12th के बाद देना रहता है। एंड बीडीएस इज अ गुड फील्ड। ये मैं लड़कियों के लिए तो बोलूंगी बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसमें क्या है, अभी मेरा भी ऐसा शेड्यूल रहता है कि मेरे बेटे के हिसाब से, मेरे घर के हिसाब से, घर के काम के हिसाब से शेड्यूल रहता है। तो मेरे को घर जाके आने, आई कैन गिव अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब अगर कंसल्टेशन है वो करके एक बार घर आ गए, मुझे पता है मेरा बेटा 3 बजे स्कूल से आ जाएगा। सो फॉर फीमेल्स मतलब मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा फील्ड है बीडीएस मेरे हिसाब से। बिकॉज मैंने देखा बहुत सी लेडीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में होती है, जिनका 9 to 10 आवर्स जॉब रहता है। एंड उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आप एक बार चले जाओ तो आप वापस नहीं आ सकते। मेरा क्या है कि मैं 4 से 5 बार घर जाती हूँ। जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, तो अगर पूजा के लिए जाना है तो मैं जा सकती हूँ, पर आप एक कंपनी में हो तो वो आपको लीवरेज नहीं मिलता। सो मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज जो गर्ल्स के लिए है वो ऐसा है। और बाकी मेरे को फैमिली भी ऐसी मिली है कि मतलब मेरे ऊपर एक्चुअल में घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती ज्यादा। तो मैं अपने बेटे पे और क्लिनिक पे, अपने करियर पे बहुत कंसंट्रेट कर पाती हूँ। इवन माय हस्बैंड, ही इज इनटू सेम फील्ड। तो कभी ऐसा होता है कि मेरा पेशेंट है एंड मैं नहीं कर पा रही, सो आई कैन टेल हिम कि आप जाके कर लीजिए। सो ये भी है कि आप आगे भी अगर सोचो तो सेम प्रोफेशन के ही बंदे के साथ कंपैटिबिलिटी, वो तो मेडिकल में होता ही है कि अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो इट इज बेटर टू गो विद, इट विल बी मतलब कंपैटिबिलिटी आपकी मेडिकल वाले के साथ ही बेटर रहेगी। सो ही स्टैंड्स यू बेटर। बिल्कुल सही बात बताई। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो कल्चर आपने बताया कि भाई वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर पाते हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर पाते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिसमें आपने बताया कि आप दिल्ली दिल्ली टू साउथ, साउथ टू बॉम्बे, मतलब एक कल्चर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना, उस तरीके की शिफ्टिंग प्रॉब्लम भी रही। तो बीइंग अ स्टूडेंट हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चे को कई और स्टेट में जाकर के इस तरीके का मिलता है, तो क्या क्या बेसिक स्ट्रगल्स एक स्टूडेंट को माइंड में रखना चाहिए बिफोर शिफ्टिंग टू अनदर स्टेट, जिससे उसको ये आगे की जो ना एक थोड़ी सी आप रे ऑफ होप हो रहेगी, पॉजिटिव रे ऑफ होप, कि ये आपको चैलेंजेस होंगे या ये आपको तैयारियां करनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करके दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू जानना चाहेंगे। देखिए, मेडिकल एक ऐसा फील्ड है कि आपको जहाँ पे सीट मिलेगा आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप पहले आप एंट्रेंस अगर दे रहे हो उससे पहले ही रेडी रहो कि आपको दूसरी स्टेट में अगर मिलेगा, देन यू हैव टू। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ 2 to 3 years। 2 to 3 years में आपका हो जाएगा। एंड बिलीव इन मी कि इतना एडवांटेज है कि अगर आप एमडीएस कर रहे हो तो आपको कितना एडवांटेज है कि खाली आप बीडीएस करो और आप डर के बैठ जाओ, नहीं मेरे को दूसरी स्टेट में नहीं जाना। ठीक है, थोड़ा हमें फूड का प्रॉब्लम, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में कहीं भी जाओगे अलग अपनी लैंग्वेज है। अब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मराठी है, बट स्लोली स्लोली आई हैव लर्न। मतलब महाराष्ट्र में भी, मुंबई में, नाउ आई अंडरस्टैंड एटलीस्ट इफ आई डोंट स्पीक, मैं अपने पेशेंट्स की लैंग्वेज समझती हूँ। एंड इट इज लाइक आप नई चीज सीख रहे हो। तो आपको मतलब जहां पे हो वैसे बेस में रहो और वैसा मतलब कर सकते हो। मतलब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब वो लाइफ का सवाल है, आपको आगे प्रैक्टिस करना है, आपको नॉलेज के लिए तो जाना ही पड़ेगा बाहर।
हाँ, तो अगर कोई लाइफ का सेट गोल है और कोई गोल की बात है, तो अगर जो एडजस्टमेंट लाइफ उस गोल के लिए मांगती है तो हमें करना ही चाहिए, ये बात श्योर। है। तो बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई अगर आपका लाइफ सेट है, गोल सेट है, तो चैलेंजेस से आपको डरने की बात नहीं है, तभी आप लाइफ में गोल क्योंकि अचीव कर मेडिकल में सकते हैं। आपको ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे ना, मतलब आपको एक हम्म। पर स्टेट एक एक दो दो सीट्स ही होती है, तो उसके लिए बेटर हाँ। है हम्म। प्रिपेयर बेटर है कि होके ही मेंटली प्रिपेयर। प्रिपेयर है। एंड इवन हम्म। प्रिपेयर योर पेरेंट्स, काफी लड़कियों के मम्मी पापा होते हैं, नहीं हम बाहर नहीं भेजेंगे, पर हम्म। जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। जाना जितना ही पड़ेगा। आजकल और लड़कों का प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, उतना ही लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट सही होना बात। भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो बेसिकली अगर हम लड़कियों की बात करें, तो बीइंग अ डॉक्टर लड़कियों के लिए क्या क्या चैलेंजेस आता है, क्योंकि नवरात्रों का सीजन है और थोड़ा सा वुमेन सेंट्रिक अगर हम बात करें, तो बीइंग अ वुमेन, जैसे आपने बताया कि कंफर्ट जोन तो है ही, क्योंकि आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाते हो इस तरीके से, अपने फैमिली को, बच्चों को और खुद को भी टाइम दे पाते हो, प्रोफेशन को भी टाइम दे पाते हो। बट फिर भी अगर कोई हम चैलेंजेस की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो क्या क्या स्ट्रगल बीइंग अ वुमेन आता है इस प्रोफेशन में? अगर कोई ऐसा छोटा मोटा स्ट्रगल भी है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें कि वो क्या स्ट्रगल रहता है और उससे कोप अप कैसे किया आपने और कैसे कर सकते हैं सब। एक्चुअली मेरे ज्यादा स्ट्रगल रहा नहीं, क्योंकि मेरे लॉज देवर लाइक वो तो खुद ही थे कि आप जाओ प्रैक्टिस करो, तो बट ये है कि हमें कभी ना प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए। हम, मेरा तो की पॉइंट हम्म। ये है कि हमें करना है तो मतलब रोज करना ही है हमें। अगर हम एक दिन छोड़ने का सोचेंगे ना, वो आपका एक साल बन ही जाएगा, और धीरे धीरे करके मेडिकल फील्ड हम्म। ऐसा है, या डेंटल फील्ड खास करके मैं बोलूंगी, सर्जरी में जैसे मैं हूँ, वो ऐसा फील्ड है कि अगर आपके हाथों में मतलब वो आपने रोज नहीं किया काम, तो अगर आप एक दो साल का गैप लेते हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। मेरे को रोज पढ़ना होता है, रोज नई नई टेक्निक्स आती है, कई टेक्निक्स हम अपने आप इन्वेंट करते हैं, क्योंकि मतलब यही है कि आपको गैप नहीं देना बीच में, आपको करते रहना है। और सीरियसली अगर आप कहो तो खाली वुमेन्स ही मल्टीटास्किंग कर सकती है, मेल्स के बारे में बस का ही नहीं है मल्टीटास्किंग करना, मतलब उनका हाँ। ऐसा नहीं है, तो हम लोग ही ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मल्टीटास्किंग होती है, ऐसे ही दुर्गा जी के 8 हाथ और इतने सारे शस्त्र अस्त्र नहीं होते, मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। ये बिल्कुल सही बात करी। और सही, एक और बात सही थी कि भाई आपको अगर कुछ काम करना है तो उस जैसे भी स्ट्रगल हो या जो भी अपॉर्चुनिटी आए, कंसिस्टेंसी इज द की। आपने बताया कि भाई कंसिस्टेंसी लगे रहना है। आपकी फील्ड से भी समझ सकते हो और हर फील्ड के लिए ये बात बोली जाती है इस लाइव सेशन में कि कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आप बहुत पीछे चले जाते हो और आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है। बहुत सही बात। तो आगे अगर हम बात करें हमारे दांतों की, जिनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो क्या मेजर, तो हम बाद में बात करेंगे, क्या माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लापरवाही की वजह से, जिस वजह से हम, हमारे दांत है जो हमारे नहीं रहते? तो क्या कहते हैं ना, माइनर माइनर से मिस्टेक करते हैं खाने पीने में या ब्रशिंग में, हम क्या ऐसा करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए खुद के सेल्फ केयर के लिए? देखो, सबसे पहले तो हम कहते हैं ट्वाइस ब्रशिंग करो, वो बहुत पेशेंट्स नहीं करते, बोलने के बावजूद भी नहीं करते। तो एटलीस्ट 2 मिनट्स आपको पूरे दिन के देने चाहिए ब्रशिंग में, चाहे 1 मिनट सुबह करो, 1 मिनट शाम को करो। अगर आपके दांतों ओके। के बीच में खाना फंस रहा है, तो आपको टूथपिक वगैरह यूज करने की जगह आप फ्लॉस आता है, फ्लॉस यूज करिए, यूनिक फ्लॉस आता है, इंटरनेशनल ब्रशेज आते हैं आजकल, इतना ज्यादा मतलब आ गया, इतना सब कुछ आ गया, तो वी शुड यूज दैट। उसके बाद अपने को हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सबको लगता है कि हम कहते हैं क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, नहीं, हमारा जो हम्म। टूथ होता है ना, टूथ की एक साइकिल होती है, सबसे ऊपर लेयर जो होती है एनेमल की होती है, ठीक है, फिर डेंटिन एंड देन पल्प। अगर आप मेरे पास 1 साल बाद आ रहे हो और आपका कैविटी सीधा पल्प में गया, तो मेरे को रूट कैनाल नहीं करना पड़ेगा। पर अगर वो पल्प से ऊपर है, तो पहले आप मेरे पास 6 महीने पहले आते तो मैं शायद उसको फिलिंग से बचा लेती, आपको भी इतना पे नहीं करना पड़ेगा उसको देखा जाए तो, एंड आपके टीथ भी सेव हो जाएंगे। बाकी कुछ भी मीठा खाने के बाद अपने को गार्गल करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप मीठा खा रहे हैं, तो आप उसको क्या है, आप 3 से 4 बार की जगह उसको 2 बार कर दीजिए, कि जब भी हम मीठा खाते हैं हमारे जो टीथ होते हैं वो एसिड से अटैक होता है उसको, तो वो बैक्टीरिया उस पे आके बैक्टीरिया उस पे आते हैं एंड देन कैविटी होता है। तो वही मेन रीजन है हमारा कैविटी फॉर्मेशन का। तो हम मीठे का
मतलब हम जो 4 बार खा रहे हैं उसको 2 बार कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लीडिंग का इश्यू है, गम्स का इश्यू है, तो मतलब ब्लीडिंग यूजुअली कब होता है, जब आपका प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, आपका ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है। तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करवा लीजिए, फिर आप अपने आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका ब्रशिंग का मेथड गलत हो, तो ऐसा है। तो ये अपने को जनरली फॉलो करना चाहिए। एक तो ब्रश ट्वाइस टाइम, देन अपने को जो माउथ वॉश है, अगर आप नॉर्मल माउथ वॉश भी कोई नहीं खरीद रहे तो गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करिए 2 से 3 बार दिन में। देन अगर आपका खाना फंस रहा है तो उसको फ्लॉस से निकालिए, और मतलब एक बार डे में अगर फ्लॉस कर सकते हैं तो करिए, फ्लॉसिंग करिए। तो यही सब है। ओके, तो ये बेसिक बातें हैं जो कि हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो बच्चों में, बड़ों में, सब में पाई जाती है, वो दांतों में कीड़े लगना या कैविटी हम जिसको बात करें। तो ये जो कैविटी की प्रॉब्लम अगर किसी को पता लग जाती है कि कैविटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर उसको कैसे हम आपके पास आए, या फिर कैसे प्राइमरली अगर हम कुछ अपना ट्रीटमेंट करना चाहें, क्योंकि हम लोग आजकल डॉक्टर से जाने से पहले गूगल करते हैं और फिर हम अपना नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं बजाय कि किसी एक्सपर्ट के जाने के। तो क्या हमको गूगल करके जाना चाहिए, गूगल करके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ये कैविटी से कैसे डील करना चाहिए? देखिए, अपने को सबसे पहली बात तो अगर बच्चों का देखा जाए ना, तो बच्चों के अंदर, बच्चों के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिनको हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत बड़ा ये मिथ है कि मिल्क टीथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जगह तो नए दांत आ जाएंगे। पर मिल्क टीथ अगर अपनी एज से पहले गिरेंगे तो आपके जो आगे के दांत, जो आपके परमानेंट टीथ आएंगे, वो अपनी पोजिशन में नहीं आएंगे। तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो उसके लिए अपने को स्पेस मेंटेनर या कुछ देना पड़ेगा बच्चे को। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के लिए अपने को डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहिए। उनको जो मील्स दे रहे हैं उसके मतलब, जैसे आप 4-5 मील्स की जगह 3 मील्स ही दीजिए। चाहे आप उसका जितना दे रहे हैं उतना ही दीजिए, बट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार आप शुगर देंगे उतना प्रॉब्लम होगा। उसको बोलिए आपको बिस्किट खाना है, ठीक है, आप 2 बिस्किट साथ में खाइए। ये नहीं कि आप एक बार अभी खा रहे हैं फिर आधे घंटे बाद वापस खा रहे हैं। एंड गार्गल की उनको, बच्चों को हैबिट रखिए कि उनको गार्गल करना है। एंड आफ्टर एवरी मील या तो मुंह में पानी लेके चाहे पी ले, बट उनके जो टीथ में जो भी स्टिकी फूड है, जो स्टिक हो रहा है, जो फिजी ड्रिंक्स हैं, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। तो बच्चों के लिए तो ये रहेगा। बाकी अगर कैविटी हो जाती है जैसे आप बोल रहे हैं, तो वही मैंने आपको कहा कि टूथ के अंदर अपनी 3 लेयर्स रहती है। अगर एनेमल या डेंटिन तक होती है तो नॉर्मल फिलिंग से हम कर सकते हैं, बट अगर वो पल्प तक चला जाता है तो हमें रूट कैनाल ही करना पड़ता है, और कुछ अपने पास ऑप्शन नहीं रहता। एंड अगर रूट कैनाल करते हैं तो उसपे कैप भी आता है। तो बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके टूथ में, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में डिके की जगह कहते हैं कि मेरे दांत में होल हो गया, तो वो स्टार्टिंग में ही आप जाके दिखा दीजिए। तो आपके एक्सपेंसेस भी उतने नहीं आएंगे, और आपका जो टीथ है वो पूरा मतलब खराब होने से बच जाएगा। खाली एक माइनर फिलिंग जो 10-15 मिनट का प्रोसीजर है उससे बच जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि सीधा हमें दांत निकालना पड़ता है। उसके बाद अपने पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, जो अपना रिसेंट एडवांसमेंट है, या फिर हम ब्रिज कर सकते हैं। बट इम्प्लांट्स के मैं आपको एडवांटेज कहूंगी ब्रिज से ये रहते हैं कि इम्प्लांट एक सिंगल स्क्रू जैसा होता है, उसके ऊपर कैप आता है। पर अगर ब्रिज करते हैं तो हमारे 2 हेल्दी टीथ को हमें ट्रिम करना पड़ता है, एंड ऑलमोस्ट कॉस्ट सेम रहता है। तो प्रेफर करिए इम्प्लांट करना एज कंपेयर टू ब्रिज करना। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारियां हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, और ये एक्सपर्ट ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम अपनी एक्सपर्ट दिमाग गूगल से ले। गूगल से हाँ, आपको लेना ही नहीं है। हाँ, लेना ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लेना ही नहीं है। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा जाकर के उनके पास जाइए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे ये रूट कैनाल है, या आपके पास फिलिंग के लिए कोई आता है, कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया आपके पास में, उसने रूट कैनाल स्टार्ट करवाया, वो 1 या 2 सिटिंग के बाद में या 1 सिटिंग के बाद में उसको लगता है कि नहीं मेरा तो ठीक हो गया, तो वो नहीं आता है प्रॉपर बहुत ट्रीटमेंट के बार लिए। होता तो है। हाँ, पेशेंट का तो जैसे दर्द क्या जाता है उसके बाद वो नहीं आता। हम्म
तो इसके भी क्या डिसएडवांटेजेस है वो भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने रूट कैनाल स्टार्ट करवाया और उसके बाद वन सिटिंग के बाद उसको लगा कि अब तो पेन हो रहा नहीं है, तो अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद ही डॉक्टर बन जाता हूँ। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम जानना चाहेंगे, और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप मेरे पास आते हैं, आपने पहला सिटिंग रूट कैनाल का ले लिया और हम दूसरा सिटिंग नहीं करते, तो उसके बाद उसके नीचे जो टूथ का रूट होता है उसके नीचे इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, जो एक गांठ की तरह जितना भी बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो पेन आपका ज्यादा, अभी पेन चला जाएगा बट कुछ महीने बाद, मोस्टली कोल्ड सीजन्स में पेशेंट को वापस पेन आता है। तो जब पेन आता है तो आप वापस आएंगे, तो तब वो शायद टूथ बचने की हालत में भी नहीं हो, हमें उसे निकालना ही पड़ेगा। तो मतलब इन द सेंस अभी तो हम रूट कैनाल से उसको बचा के उस पर कैप कर सकते हैं, बाद में तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी जो ट्रीटमेंट है या जो मेडिकेशन है जो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होती है वो हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। मतलब अगर 3 सिटिंग का रूट कैनाल है तो 3 सिटिंग आपको आना ही है, आना ही है, इसमें इफ बट नहीं चलेगा। अगर आप करते हैं अपनी मनमानी करते हैं तो आप नुकसान। मैच नहीं हो रहा तो एक दिन बाद आ जाइए, बट कंप्लीट दैट, एटलीस्ट वो कंप्लीट करिए। एंड उसके बाद कैप भी इसमें लगवाना ही पड़ता है क्योंकि जो हमारा टूथ है वो ब्रिटल हो जाता है रूट कैनाल के बाद, तो इतनी मेहनत करिए उस पर, तो उस पर कैप तो लगाना ही है, ऐसा है। मतलब पूरा ए से लेकर के जेड तक पढ़ाई करनी, काम करना ही है, तभी जाकर के आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि आप जैसे आपने हमारी बेसिक केयर के बारे में बता दिया, अब आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है जो कि डेंटल केयर के एसोसिएशन से एसोसिएटेड है, उसकी मेंबर भी हैं, तो उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसी है वो जर्नी। अगर किसी कोई बीडीएस कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएटेड होना चाहता है तो क्या क्या उसके फायदे होते हैं या क्यों उसमें जाना चाहिए, और आप गए हैं तो क्या आपको कहते हैं ना स्पेशल एडवांटेज मिला है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। देखिए, आपकी नॉलेज जो है ना वो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस हो गया, वो नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं आईडीए की कमेटी मेंबर पे हूँ, मुंबई वेस्टर्न ब्रांच, तो इसमें क्या रहता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है। कॉल स्पीकर्स वो अपना और नॉलेज हमको देते हैं, वो लोग बाहर से कुछ कोर्स करके आते हैं, देन हमें और नॉलेज गेन रहती है। दूसरी चीज, वी गेट टू मीट डेंटिस्ट और अराउंड कम्युनिटी, अपनी आसपास की कम्युनिटी को मिलते हैं हम लोग, तो बहुत टेक्निक वाइज और सब, मतलब इन द सेंस आप प्रोफेशनली सबसे मिलते हो उसमें, एंड नॉलेज एक्सचेंज होती है। देन यू गेट टू नो कि आपको, अच्छा आपने यहाँ से मटेरियल लिया, ये मटेरियल यहाँ अवेलेबल है। सो ये सब बहुत एडवांटेज रहता है इन सब चीजों का। ओके, तो मतलब फॉर द गेन ऑफ नॉलेज और सब कुछ एडवांस टेक्निक से और एडवांस नॉलेज से भी जुड़ने के लिए आप रिसेंट एडवांसमेंट्स क्या है अभी अपने फील्ड में, तो उन सब चीजों के लिए अपने को करना चाहिए। ओके तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे आपकी सर्जिकल जर्नी के बारे में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीडीएस ही करते हैं, एमडीएस और सर्जरी में रेयर ही लोग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो आपने पढ़ाई करी, इस तरीके का गेन किया नॉलेज, तो क्या जिसको आगे भी बढ़ना है, जैसे बीडीएस के आगे अगर एमडीएस भी करना है या सर्जिकल लाइन में भी जाना है, तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, वो हम जानना चाहेंगे। क्या एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं, और इसका हाईएस्ट, मतलब वैसे तो लर्निंग नेवर एंड्स और हमेशा एक नई टेक्निक आ रही है हमारे दांतों के लिए, पर फिर भी अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है जो बीडीएस की लाइन में जाना चाहते हैं। देखिए, बीडीएस के बाद हम मैक्सिमम एमडीएस ही होता है डिग्री जो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बीडीएस में ही इंटर्नशिप के फर्स्ट डे से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड रहती है। मैंने एक्चुअली मैंने सर्जरी चूज नहीं किया था, बट मेरे को सर्जरी मिला बिकॉज मैंने एग्जाम्स दिए थे। मैंने दिल्ली से ही अपना टारगेट एडुकेयर करके है एकेडमी, वहां से मैंने अपना ये लिया, ट्रेनिंग लिया for like internship period में, and my internship got over in 2011 March, and 2011 के अप्रैल में ही मेरे को एमबीएस में एडमिशन मिल गया था। मतलब वो इंटर्नशिप के साथ साथ ही मैंने एग्जाम्स दे दिए थे। तो बेटर है आप ऐसे ही करो, बिकॉज लड़कियों का थोड़ा मैरिज का भी रहता है, एंड मेरे मतलब विदाउट गैप भी कंप्लीट किया, तब भी मेरे को 27 ईयर्स में मेरा ये कंप्लीट हुआ एमबीएस, तो वैसा करो। तो मतलब जब आप बीडीएस में एडमिशन लेते हैं तभी से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। इंटर्नशिप जो लास्ट ईयर रहता है ना, ओके, इंटर्नशिप का
एंड देन ओके, तो उसके बाद मैंने सर्जरी में लिया, तो सर्जरी में आगे मोस्टली मेरा मतलब अभी क्या होता है, आई कैन डू अ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो एंड आई गो एज अ कंसल्टेंट टू अदर क्लिनिक्स ऑल्सो। मतलब जो आसपास की क्लिनिक्स है उसका जो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का वर्क होता है, जैसे विजन टूथ रिमूव करना हो गया, इम्प्लांट्स हो गया एंड सिस्ट रिमूवल हो गया, तो ये सब काम करने मैं उधर जाती हूँ। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अभी हम जानना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर हैं अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, आपके खुद के सेटअप की। तो बीइंग ए डायरेक्टर, क्योंकि दो तरीके के अगर हम देखें बेसिक नॉलेज अगर हम जानना चाहें, एक डॉक्टर्स होते हैं जो कि किसी से एसोसिएटेड होते हैं और एक होते हैं जो खुद ही ओनर हैं और को खुद ही संभाल रहे हैं। तो बीइंग अ डायरेक्टर एंड बीइंग अ ओनर, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि होता है ना, किसी के अंडर काम करो तो आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करना है, और जब आप ओनर बनते हो तो आपको भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, और आप बीइंग अ लीडर पोजीशन में होते हैं तो काफी चैलेंजेस और सारी चीजें भी आती हैं। तो बीइंग अ लीडर एंड बीइंग अ डायरेक्टर, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कि अगर किसी को अपना खुद का क्लिनिक खोलना है तो उनके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है अपने को अच्छी टीम होना। जैसे आज भी मैं ऑनलाइन हूँ, तो मेरी असिस्टेंट ने ही सुबह सब कुछ मेरे केसेस के बाद सेट करा, ठीक है। तो मेन होता है कि अपना अच्छी टीम होना और अपने जो असिस्टेंट है उनको रिटेन रखना, अपने रिसेप्शन डेस्क पे किसी को अच्छे को, जिसको बात करना आता हो, जिनको जो आपके पेशेंट्स आए उनसे अच्छे से बात कर सके, जो आपका फ्रंट डेस्क है, तो वैसा होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी ऐसे खोल के आप नहीं बैठ सकते। सेकेंडली, आपका जो भी आप अर्न कर रहे हो क्लिनिक से, दैट शुड हैव अ एक्सेल कि आपने इतना स्पेंड किया, इतना अर्न किया। सो एक्सेल मेंटेन रहना। थर्डली, मटेरियल्स, आपको मटेरियल्स का भी पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ये मटेरियल्स है, ये हमने लिया, ये कब लिया, और मतलब कब हमारे को दोबारा चाहिए, तो ऐसे देखते हैं। तो वैसा मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा रहना चाहिए। इवन पेशेंट कंसेंट फॉर्म, जो मैं बोलूंगी मेडिकल फील्ड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पेशेंट स्यू करने से पहले नहीं सोचते। तो सबसे जरूरी है, आप मेडिकल में किसी फील्ड में भी रहो, अगर पेशेंट आपकी क्लिनिक आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रही हूँ, खाली चेकअप कर रही हूँ, देन ऑल्सो आई टेक अ साइन कि मैं, तुमने बोला तभी मैंने तुम्हारा चेकअप किया, नहीं तो मैंने चेकअप नहीं किया। यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, अदरवाइज मतलब कभी कोई कुछ बोल दे कि मेरे को जबरदस्ती बोला या कुछ बोला, तो ऐसे। ओके, बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिली है कि एक्सेल शीट भी मेंटेन करनी है, जो आपके पेशेंट है उनसे भी आपको फॉर्म भरवाना है कि आपके कंसल्टेशन से ही ये हो रहा है, वरना जैसे आपने बताया कि सू करने के चांसेस होते हैं। ये तो बात होगी कि जो कि बीइंग अ ओनर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है और फ्रॉम द आपको तीनों रिसेप्शनिस्ट। क्लिनिक्स में ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये पेशेंट आया, इनका ये ट्रीटमेंट हुआ, सो डे के एंड में आई कीप एटलीस्ट हाफ एन आवर कि हाँ, इधर ये पेशेंट्स हुए, इधर ये पेशेंट्स हुए, इधर ये पेशेंट्स हुए, किस किस, बिकॉज आई हैव एसोसिएट डॉक्टर्स ऑल्सो कि इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया, अच्छा आज रूट कैनाल का सेकंड सिटिंग था, रूट कैनाल का थर्ड सिटिंग था, तो ऐसे करके आपको उस पर पूरा फोकस करना पड़ता है कि ठीक है। इट्स अ टफ जॉब बीइंग अ ओनर। ऐसे ही नहीं है कि आप क्लिनिक खोलते हो और आप अच्छे से एक्सेल कर पाते हो। तो इट्स अ टफ जॉब, चैलेंजिंग टू। ये तो हो गए वो चैलेंजेस जो कि फेस करने पड़ते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपने खोला है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देकर के भी खोले होगा। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जब आप खुद का कोई क्लिनिक खोलते हैं, और उसको कैसे हम कहते हैं ना अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं बीइंग अ ओनर, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, आप सबसे पहली बार, आप जैसे घर को सेट करते हो अपने, वैसे क्लिनिक को अपने हिसाब से सेट कर देते हो। आज मैं कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ कहीं, जैसे हमें डेंटल में सक्शन बहुत जरूरी रहता है मुंह में पानी खींचने के लिए, तो कई बार क्या होता है वो सक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स मेरे हिसाब से सब, मतलब सब में सब वो वैसे ही सेटअप हुआ है। तो मेन चीज है कि आपको अपने क्लिनिक में अपने हिसाब से उसको सेट करके और उसमें काम करने का मजा ही अलग होता है, तो वैसा रहता है। अपना काम, अब और आपको पता अपना है कि कहाँ पे क्या करना है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको बाकी जगह में कंसल्टेशन में जाते तो शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती, बट अपने क्लिनिक में ये सब चीजें अच्छी रहती है। और सेकेंडली, आप थोड़ा ये लीवरेज रहता है कि हाँ, आपको अगर जाना है तो जाके आ जाओ, ऐसे आप कर सकते हो, मतलब आर और टू का लेके फिर वापस आ सकते हो, वैसा रहता है। एक फिक्स जॉब की तरह नहीं होता। आप ओनर है तो कुछ कुछ फायदे भी बहुत सारे हैं, और ये फायदे हैं जिसमें
तो ये तो हुई सारी बातें। अब जाते जाते दो क्वेश्चंस और हम लेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन उनमें से ये होगा कि ये तो आपने हमें डेंटल की बेसिक बातें बताई। अब हम कुछ जो सर्जिकल बेसिस पे जो लोग चल जाते हैं या सर्जरी में जाते हैं या और भी जो मेजर बातें, आप क्योंकि ये तो वो क्वेश्चन होंगे जो आप हमें बताएंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स आज की तारीख में क्या आ रही है लोगों को दांतों को लेकर के। कैविटी की हमने बात करी, फिलिंग एंड रूट कैनाल की बात करी, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के पेशेंट्स को और कैसे उनसे डील करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम तो एक विजडम टूथ की आ रही है, बिकॉज आजकल क्या है, बच्चे च्यू करके खाना नहीं खा रहे, तो जॉ का उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बहुत लोगों के विजडम टूथ अंदर ही रह जाते हैं, इम्पैक्टेड रह जाते हैं, जो हमको बाद में निकालने पड़ते हैं। तो इसका एक मिथ भी है कि विजडम टूथ निकालने से क्या होता है कि हमारी आईज जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, बट ये एक मिथ ही है। अगर विजडम टूथ आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलूंगी, जो आजकल है अलाइनमेंट का, मैं तो अभी इस, वो किसी भी एज में कर सकते हैं हम अलाइनमेंट, मैं अभी इस एज में करवा रही हूँ, तो अभी हमारे इनविजिबल अलाइनर्स आ गए। सो अगर आपको अलाइनमेंट करवाना है तो अभी जो रिसेंट है मोस्टली वो इनविजिबल अलाइनर्स है, उसके लिए आप जा सकते हैं। देन इज इम्प्लांट्स, ऑफ कोर्स, कि इम्प्लांट्स इज एनी टाइम बेटर देन अ ब्रिज। यू आर स्पेंडिंग सेम अमाउंट और आप ब्रिज के लिए जा रहे हो, तो इम्प्लांट में आपके जो दो हेल्दी टीथ हैं वो आपके हमें ट्रिम नहीं करने पड़ रहे, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो वैसा है। एंड ये सब आजकल रिसेंटली अपना डेंटिस्ट्री में स्टार्ट हुआ है। ओके, ये है रिसेंट बातें। और वैसे तो जो जिसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी उससे वो अलग अलग डील करके हम कर ही सकते हैं। मेजर क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ वो है कि कोविड के बाद में या कोविड के दौरान हमने देखा कि आप जैसे डॉक्टर्स ने हम सबको ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दी है और हमारा ध्यान में रखा है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और साथ में क्या आप भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, क्योंकि हर कोई तो आपके पास में इतना ब्लेस्ड नहीं है कि मुंबई आकर के आपसे ट्रीटमेंट ले सके, तो क्या कोई ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी आपसे ले सकते हैं, एंड इफ यस तो क्या प्रोसेस है? नहीं नहीं, हम वी आर ओपन टू ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। इवन अभी तो मैं अलाइनमेंट भी दिल्ली वगैरह में भी कर रही हूँ, तो लाइक पेशेंट का जस्ट स्कैन लेके आता है, देन आई प्रिपेयर, आई प्लान इट कि पहले कैसा था आपका, देन अलाइन करके कैसा होगा, एंड अलाइनमेंट करके देन वेरी सून वी आर प्लानिंग टू ओपन क्लिनिक इन दिल्ली ऑल्सो। एंड आप ऑनलाइन कंसल्टेशन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मतलब आई लीव माई नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको खाली फोन पे कुछ माइनर प्रॉब्लम भी है, यू कैन आस्क मी। बेटर रहता है आजकल व्हाट्सएप करना, तो हम भी जब भी फ्री हैं हम आंसर कर सकते हैं। अगर किसी चीज में सेकंड ओपिनियन भी चाहिए, आपको किसी डॉक्टर ने बोला, और कई बार होता है हमारे साथ भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि एक और ओपिनियन ले लेता हूँ, बिकॉज आप अपने दांतों के लिए जा रहे हो, अपने माउथ के लिए, तो फिर आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है। और व्हाट्सएप नंबर बेटर ही होगा कि आप व्हाट्सएप करें, ताकि मैम जब भी फ्री हूँ, हाँ हाँ, कॉल नहीं करें क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैम आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगी। बेटर है कि आप व्हाट्सएप करें और मैम आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी प्रॉपर रिपोर्ट के देख करके आपको उस तरीके से आंसर कर देंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ये आपको व्हाट्सएप नंबर है। तो जाते जाते मैम, गुरु उपदेश के सेशन में, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, आपने अपने फैमिली की भी ड्रीम्स पूरे किए क्योंकि उनको एक डॉक्टर चाहिए था। तो यू आर वेरी प्राउड पेरेंट्स होंगे कि भाई एक सपना देखा पेरेंट्स ने, आपने पूरा किया। तो बीइंग अ वुमेन और सारी वुमेन्स की जो आपने रोल्स अपने अच्छे से निभाए, उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, गुरु उपदेश के पेज पे आप क्या उपदेश देना चाहेंगे हम सभी को, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और अच्छी पॉजिटिव हो सके? मैं तो सब एक्चुअली फीमेल्स को यही बोलूंगी कि अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, गैप मत लो, बिकॉज अभी बहुत कंपटीशन आ गया। हमें मतलब अपने करियर पे रह के और आगे बढ़ना चाहिए, बस ये है कि फीमेल्स ही मल्टीटास्किंग है, मेल्स नहीं, मेल्स से नहीं होगा वो। घर और क्लिनिक या घर और ऑफिस फीमेल्स ही देख सकती हैं, वो मेल्स से होगा भी ये दोनों चीज। और दूसरी चीज, अगर टीथ से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कहा कि हर 6 मंथ्स में कराइए, उसमें हमारा बेनिफिट्स नहीं है एज अ डेंटिस्ट, आपका बेनिफिट है कि आपको आपकी कोई छोटी प्रॉब्लम होगी आप उसको भी ट्रीट करा सकते हैं।
अगर वो बड़ी बन जाएगी तो वो रूट कैनाल जाएगा या दांत निकालना पड़ेगा या इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए भी एक्सपेंसिव रहेगा एंड सबसे बड़ी बात पेनफुल रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको छोटा सा भी कुछ लग रहा है तो करिए, ब्रशिंग प्रॉपरली ट्वाइस डेली रिलीजियसली करिए एंड गार्गल्स करिए। एंड जैसे मैंने स्वीट्स का आपको कहा कि स्वीट्स का जैसे आप 2 to 3 टाइम की जगह 1 to 2 टाइम कर दीजिए, तो आपका कैविटीज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ओके। और जैसे आपने टूथपेस्ट की बात करी कि मतलब ब्रशिंग करना है आपको 2 बार दिन में, सुबह भी कर सकते और रात को सोते समय करें ताकि आप करें। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है क्योंकि हर टूथपेस्ट कह रहा है कि हमारे पास में नमक है, हमारे पास में लौंग है, हमारे पास में ये है, हम सेंसिटिविटी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो बीइंग ए डॉक्टर हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रशेस भी इतने सारे आ गए, कोई कह रहा है जिगजैग ब्रश है, कोई कह रहा है सॉफ्ट है, कोई कह रहा है हार्ड है, इस तरीके से। तो कौन से ब्रशेस बेस्ट रहते हैं हमारे दांतों के लिए और कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए सही है, वो भी हम। और जो आपने कहा था कि माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं लोग या फिर ओरल के लिए भी लोग यूज करते हैं, गार्गल के लिए भी यूज करते हैं, मेडिकल आता है दवाई वाई, तो वो चीजें यूज करते हैं। तो क्या 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 चीजें होती है बेसिकली जो सबके लिए कॉमन हो और सब उसको यूज कर सकें? देखिए, हमारे पास आजकल 2 टाइप्स के ब्रशेस आते हैं, एक तो मैनुअल ब्रश होता है और एक इलेक्ट्रिकल ब्रश होता है। जो भी ब्रश यूज कर रहे हैं 3 मंथ्स में, मैनुअल ब्रश तो आपको 3 मंथ्स में चेंज करना ही है, इलेक्ट्रिकल यू कैन यूज लाइक 5 to 6 months। एंड जो मोशन है हमें सर्कुलर मोशन में सारे टीथ को पीछे तक करना है। अगर बेटर क्लीनिंग इलेक्ट्रिकल ब्रश से होती है, तो अगर आपको स्विच करना है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रश से कर सकते हैं, या मैनुअल ब्रश से भी आप प्रॉपर मोशन में क्लीन कर सकते हैं, तो क्लीन करिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश यूज करिए, क्योंकि वो क्या है, आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है एनिमल, जैसे मैंने बोला था, उसको अब्रेड नहीं करेगा। तो सॉफ्ट, जो जिसके ब्रिस्टल्स सॉफ्ट रहते हैं उनको यूज करिए। देन अगर आप टूथपेस्ट भी कहते हैं, तो जो बच्चों का टूथपेस्ट है उसके अंदर उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, जो एंटी कैरियोजेनिक होता है। तो आप एक बार अगर खरीद रहे हैं तो उससे पहले देखिए कि फ्लोराइड, उसका फ्लोराइड कंटेंट है, फ्लोराइड है या नहीं। एंड बड़ों के लिए यू कैन यूज एनी टूथपेस्ट, बट उसका क्वांटिटी थोड़ा एक टी साइज, एक मटर जितना उसका क्वांटिटी होना चाहिए। जब आप टूथब्रश पे लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं आप पूरा टूथब्रश को उसको भर दें, एक मटर का जो दाना होता है ना, उसके जितना उसका क्वांटिटी होना चाहिए। एंड आपको अगर फंस रहे हैं तो इंटरनेशनल ब्रशेस, फ्लॉस आता है एंड यूनिफ्लॉस आता है, इन सबको यूज करना है। टूथपिक करेंगे तो आपके गम्स नीचे आ जाएंगे, आगे बोन लॉस होगा एंड फिर प्रॉब्लम आएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बेसिक और बहुत ही हमारे लिए जानकारी देने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ। मैं शायद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से पहली बार कर रही हूँ, तो थोड़ा मेरे को भी अलग लग रहा है, बट मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, लाइक थोड़ा चेंज लगा। एंड थैंक यू मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। इट्स कंप्लीटली आवर ऑनर एंड इट्स कंप्लीटली आवर प्लेजर कि हमें इतनी अच्छी जानकारियां एक अच्छे डॉक्टर के साथ में, क्योंकि होता है ना, अच्छे डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है, हमारा विश्वास मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वही आपने जैसे कहा कि दांतों का मामला है तो हम लोग सेकंड कंसल्टेशन पे जरूर जाते हैं, कोई भी पेशेंट जाता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो वो सारी नॉलेज, बेसिक नॉलेज, सिंपल नॉलेज और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे मैम क्रॉस होगा, इसको आपको कट करना होगा। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर श्रुति पुरोहित, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीडीएस में जा सकते हैं और उसकी कैसे नेवर एंडिंग पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विमेंस के लिए स्पेशली उन्होंने बताया कि ब्रेक नहीं लेना है, कैसा भी आपका करियर हो, जो भी आपका करियर हो, कंसिस्टेंसी इज द की, लर्निंग इज द की, और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेड रहिए। जैसे कि मैम खुद भी अपग्रेडेड है, एसोसिएटेड है, डेंटल एसोसिएशन की मेंबर है, तो उस तरीके से वो काम करती हैं, तो उससे भी वो एसोसिएटेड रह करके कंसिस्टेंसी रखी है, चाहे उन्होंने
मैरिज के बाद में भी अपने आप को रखा है, तो उन्होंने बताया कि कितना जरूरी है अपने आप को एंगेज करना। और बहुत ही जरूरी बात जो उन्होंने हमारे सेल्फ केयर के लिए बताई कि किस तरीके का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कौन कौन से, और एडवर्टाइजमेंट में जाकर इतने बड़ा वो पेस्ट नहीं लगा करके मटर के दाने की जितना हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं इस लाइव सेशन को आप दूसरों को भी शेयर करके अपना और दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में कौन है, आज ही के दिन 6 बजे मिलते हैं उसमें। तब तक स्टूडियो फिट को चेक करते रहिएगा, खुद के दांतों का बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो गूगल नहीं करना है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स हैं, इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सेकंड कंसल्टेशन चाहिए, सेकंड एडवाइस चाहिए या सेकंड कोई ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को सेव करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मैम को प्लीज व्हाट्सएप करिए, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, आपको भी अच्छी कंसल्टेशन मिलेगी, और मैम भी अपने अच्छे से आपको प्रॉपर टाइम देकर के आपका काम कर पाएंगे, आपको कंसल्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।